ऐसा आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए लेव वाइगोत्स्की करना। तो पहले हम लोग इनकी थ्योरी को डिटेल में समझेंगे, जो इन्होंने थ्योरी दी थी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशियो कल्चरल थ्योरी। और थ्योरी को डिटेल में समझने के बाद फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, और आपका लेव वाइगोत्स्की ये कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई इसकी यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं, ठीक। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई सभी को, ठीक है। चलो एक एक करके थोड़ा नाम ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। एक तो नाम ही पकड़ में नहीं आते यहाँ पर, ठीक है। कविता कुमारी, माया कुमारी, रिमझिम कुमारी, मनीषा, मदेशिया, ठीक है। तो सभी के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। मसीहा खातून, निर्मला गंगवार, गीता शर्मा, संगीता कुमारी, रुखसार, प्रिया कुमारी, शोभा देवी, सभी को गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी आप लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। तो चलिए भाई क्लास की यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। जल्दी जल्दी आ जाया करो भैया, ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाया करो, अभी भी आधे बच्चे आए हैं, आधे अभी तक आने में लगे हुए हैं, ठीक है। चलो चलो आओ आओ जल्दी जल्दी, ठीक। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गविस्कर, गैविट, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या नाम आ रहे हैं, ये बात करी थी एप्लीकेशन वालों से, रुकते नहीं है जो नाम, इसको चेक करवाना, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ में आते थे, वो भी नहीं आ रहे। हरि दर्शन, ठीक है भाई आपका, आ जाओ जल्दी, आओ जल्दी। ठीक है चलिए, अब मैं यहाँ पर क्लास को शुरुआत कर देता हूँ। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित आपके जितनी भी महत्वपूर्ण पॉइंट एग्जाम में आते हैं, वो सभी आपको इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। क्या आप लोग सीटेट के लिए पढ़ते हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हो, तो मतलब ये आपका लेव वाइगोत्स्की, इसी से संबंधित आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं, लेव वाइगोत्स्की से शुरुआत कर लेते हैं भाई। आपके लेव वाइगोत्स्की आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इससे पहले मैंने इनके बारे में थोड़ा आपको डिस्कस भी किया हुआ, लेकिन उससे पहले भी आप लोग इनके बारे में जरूर जानते होंगे, लेव वाइगोत्स्की के बारे में। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने इनके बारे में पहली बार सुना होगा, ठीक है। तो जो आपके लेव वाइगोत्स्की थे, तो वाइगोत्स्की कैसे थे? एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे थे आपके? एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। कैसे थे? रचनावादी मनोवैज्ञानिक। अब रचनावाद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जिनका क्या मत होता था, जिसके अंदर ये कहते थे कि जो बच्चा होता है वो अपना एक्टिव होकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। कैसे बच्चा एक्टिव यानी कि सक्रिय होकर अपने ज्ञान का निर्माण करता है। क्या काम करता है? अपने ज्ञान का निर्माण यहाँ पर करता है, ठीक है। तो बच्चे को एक्टिव मानते हैं, बच्चा अपने आप ज्ञान का निर्माण करता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, ठीक है। तो ये वाली बात करता है आपके जो कंस्ट्रक्टिविस्ट आपके ये मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हुए, ठीक है। थोड़े कम टाइम तक भी ये जीवित रह पाए थे, ठीक है। 40 साल की उम्र से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको लास्ट जब प्याजे बताए थे, तो मैंने कहा था कि 1896 के अंदर इन दोनों का जन्म हुआ था, ठीक है। इनका भी जन्म 1896 के अंदर हुआ था, उनका भी जन्म हुआ था। लेकिन ये आई थिंक 34 के आसपास मतलब इनकी डेथ हो गई होगी, मतलब 40 से पहले ही ये आपके एक्सपायर हो गए थे। लेकिन इनका जो सिद्धांत दिया जाता है, जिस सिद्धांत का नाम आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि आपकी सोशियो कल्चरल थ्योरी की जो अगर बात की जाती है, इस थ्योरी के अंदर देखिए इन्होंने क्या बातें बताई थी, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें किससे बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से करते हैं, आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। तो ये कहा के मनोवैज्ञानिक है, आपके रूस के मनोवैज्ञानिक है। अब देखिए इन सिद्धांत के अंदर इन्होंने क्या बातें कही थी, जरा उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड भाई, ठीक। 54 में 54 में नहीं, 54 में नहीं हुए थे, ये शायद 1936 के पास एक्सपायर हुए थे, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन 36 के आसपास में एक्सपायर हुए थे। 96 का इनका जन्म था, ठीक है। चलिए भाई बात कर लेते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएगा कब एक्सपायर हुए थे, कब जन्म हुआ था। हाँ, रूस के मनोवैज्ञानिक थे, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब देखा, अगर मैं इनके सिद्धांत की बात करूं, तो लेव वाइगोत्स्की जैसे रचनावादी थे, ठीक है। यानी जो बात करते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। तो ये कहते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, बस उसको हमें थोड़ी सी हेल्प देने की जरूरत है। और जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है, ठीक है। अब सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या होता है? जैसे समाज के अंदर उसकी फैमिली आ जाती है, वहां से बच्चा सीखता है, उनसे इंटरेक्ट करके सीखता है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल में जाकर अपने जो उसके पीयर ग्रुप रहते हैं, सहपाठी रहते हैं, टीचर रहते हैं, तो वहां पर बच्चा इंटरेक्ट करके सीखता है। आसपास के माहौल से बच्चा इंटरेक्ट यानी कि अंतर क्रिया करके सीखता है। तो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इन्होंने कहा कि जो अपना बच्चा होता है वो समाज से भी सीखता है और अपनी संस्कृति यानी कि कल्चर से सीखता है।
आप लोगों को सिंपल एक बात पता होनी चाहिए कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट हो जो वीडियो देख रहे हो, चाहे मैं भी हूँ, तो हम लोग बेसिकली किसी ना किसी कल्चर से रिलेट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ज्यादातर आपको जो मातृभाषा ज्यादातर लोगों की देखने को मिलेगी वो हिंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो इधर का कल्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कल्चर शायद आपको साउथ की तरफ देखने को ना मिले, आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखने को ना मिले, ठीक है। तो सभी का कल्चर अलग अलग है। तो बच्चा अपने कल्चर से, अपने समाज से इंटरेक्ट करके बहुत सारी चीजें सीखता है, अपना डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो यही बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही कि बच्चा अपने समाज संस्कृति से, बच्चा अपने समाज संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है, यानी कि अधिगम करता है। इंटरेक्ट करके सीखता है यानी कि अधिगम, यानी कि लर्निंग करता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अभी आप लोग भी तो इंटरेक्ट करके सीख रहे हो ना भाई। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने पेड बैच लिया, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग यहाँ पर आंसर दे रहे हो चैट बॉक्स के अंदर कि सर ये था वो था, ठीक है। तो हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ऑनलाइन में इतना इंटरेक्ट नहीं किया जाता, बट फिर भी जितना पॉसिबल होता है हम लोग यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप लोग ने जब देखा होगा, जब यूट्यूब पर क्लास होती है तो वहां पर आप लोग चैट बॉक्स में अपना आंसर देते हो, आपस में भी बातें शुरू करने लग जाते हो कि भाई तेरी तैयारी कितनी हो गई, या इसका आंसर ऐसे कैसे निकल कर आ गया। तो आपने देखा होगा जो बच्चा होता है वो अपने समाज संस्कृति से इंटरेक्ट करता रहता है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो जाए। और ये जो लर्निंग होती है, मैंने आपको बताई थी कि लर्निंग आपकी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक है। आजीवन चलती है, जब तक आदमी की मृत्यु ना हो जाए। तो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपने समाज संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता रहता है, ठीक है, यानी अपना अधिगम करता रहता है। तो अधिगम के बारे में इन्होंने यही कहा था कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक वर्ड आपको दिख रहा है अधिगम, यानी कि आपके सामने लर्निंग दिख रहा है। तो वाइगोत्स्की कहते हैं कि सबसे पहले जो बच्चा करता है वो अपना अधिगम करता है। बच्चा क्या काम करता है? अपना अधिगम करता है, यानी कि लर्निंग करता है। और लर्निंग किसके माध्यम से करता है? अपने समाज के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से लर्निंग करता है। और जैसे जैसे वो लर्निंग करता है, जैसे समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करता रहता है, वैसे वैसे उसका डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। जैसे आपने स्कूल के अंदर पढ़े होंगे तो वहां पर टीचर से आपने इंटरेक्ट करा, थोड़ी आपको नॉलेज हुई। कॉलेज के अंदर गए, वहां पर इंटरेक्ट करा, फिर आपको नॉलेज हुई। उसके बाद अब मेरे पास आ गए, यहाँ से पढ़ रहे हो, अब आपको और नॉलेज होगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर अधिगम कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, वैसे वैसे आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास आपका होता जा रहा है। ये वाली बात कही आपके वाइगोत्स्की ने। इससे पहले जो क्लास हुई थी जिसके अंदर मैंने आपको जीन पियाजे के बारे में बताया था, तो पियाजे ने इसका जस्ट अपोजिट कहा था, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में काफी डिफरेंस होते हैं, जो एक एक करके मैंने पियाजे के अंदर भी आपको बताए और इस वाली क्लास के अंदर भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो पियाजे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं पियाजे की बात करूं, अगर मैं पियाजे की बात करूं तो पियाजे ने कहा पहले विकास होता है। जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी उनसे गुजर कर बच्चे का विकास होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी अधिगम होती है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आपकी अधिगम होती है। अब जो लेव वाइगोत्स्की थे, लेव वाइगोत्स्की ने जो अपना ये सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हालांकि सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी होती है, ठीक है। अगर मैं आलोचनाओं की बात करूं उससे पहले एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर यहाँ पर और है। इन्होंने समाज और संस्कृति के अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको बड़ा महत्वपूर्ण माना, वो थी आपकी भाषा। वो थी क्या? वो थी आपकी भाषा। यानी आप लोग अगर इसको कह सकते हो तो SCL, इन 3 चीजों के ऊपर इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण फोकस किया। SCL, SCL का मतलब क्या है? SCL का मतलब है आपका सोशल, यानी कि समाज। C का मतलब है आपका कल्चर, यानी कि आपका संस्कृति। और L का मतलब है आपकी लैंग्वेज, यानी कि भाषा। तो इन 3 चीजों को बड़ा महत्वपूर्ण माना इन्होंने SCL को, समाज, संस्कृति और भाषा को, कि बच्चा इनके माध्यम से अपना विकास करता रहता है, इनके माध्यम से चीजों को सीखता रहता है। तो इन 3 चीजों के ऊपर इन्होंने बड़ा ही महत्वपूर्ण फोकस यहाँ पर डाला था, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। अब देखिए आपके एग्जाम में अगर ऑप्शन में मान लीजिए वाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन में अगर समाज की बात दे रखी होगी तो देखते आंसर लगा देना। अगर लैंग्वेज दे रखा होगा तो देखते लगा देना, ठीक है। क्योंकि समाज से इंटरेक्ट करने की बात कौन करता है और भाषा पर ज्यादा प्रभाव की कौन बात करता है, तो वो बात करता है आपके वाइगोत्स्की करते हैं। भाई आप लोग कैसे इंटरेक्ट करोगे? छोटा बच्चा इंटरेक्ट कैसे करेगा समाज और संस्कृति से?
तो भाषा के माध्यम से करेगा ना। अगर भाषा ही नहीं होगी तो कैसे इंटरेक्ट करेगा? अगर मैं आपको बोलूंगा नहीं और बस ऐसे ही आपको समझाता जाऊंगा तो क्या कहोगे, अरे हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए, बेच लिया, अगला आदमी तो बोलता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इंटरेक्ट करने के लिए भाषा होना जरूरी है, सीखने के लिए भाषा होना जरूरी है, ठीक है। आप लोग अपना लिखित भाषा में अपने आंसर टाइप करते हो, मैं यहाँ पर मौखिक रूप से आपको समझा रहा हूँ, लिखित में भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाषा बड़ा महत्वपूर्ण आपका टूल मानी जाती है, अभी आपके सामने आएगा भी ये, जो भाषा को एक साइकोलॉजिकल टूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, या किसी प्रकार के कल्चरल टूल्स भी जो यहाँ पर यूज होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वरना ये आपका आगे आएगा, मैं आपको बता दूंगा जब आपके टूल्स आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने तीन चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करा, सोशल, कल्चर और आपका लैंग्वेज, इन तीन चीजों के ऊपर बड़ा फोकस करा था। अब देखिए यहाँ पर जैसे इनके बीच में डिफरेंस की बात आ रही है, जो आपके वाइगोत्स्की और जो प्याजे है, तो जो प्याजे मानते थे, प्याजे ने अपना फोकस किसके ऊपर करा था? चिंतन के ऊपर अपना फोकस करा था, थॉट के ऊपर अपना फोकस करा था, ठीक है। किसके ऊपर? थॉट के, कि पहले चिंतन आता है, थॉट आते हैं, और उसके बाद क्या आती है? उसके बाद इन्होंने भाषा को माना, ठीक है। भाषा को माना, यानी भाषा को इन्होंने इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जितना थॉट यानी कि चिंतन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना, अपने संज्ञानात्मक विकास का जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसके अंदर, ठीक है। तो चिंतन को बड़ा महत्वपूर्ण माना इन्होंने, और चिंतन ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर उसको फैसिलिटेट करता है, उसके अंदर हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने चिंतन को महत्वपूर्ण माना। लेकिन अगर हम बात करें वाइगोत्स्की की बात करें, तो वाइगोत्स्की ने भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना, ठीक है। चिंतन से बजाय आपके जो महत्वपूर्ण माना वो भाषा को माना। इनफैक्ट इन्होंने कहा कि जो भाषा और चिंतन है दोनों एक साथ साथ चलते हैं। जैसा आपके एग्जाम में भी जो सिलेबस है जैसे दिया रहता है, लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से, भाषा और विचार के नाम से, तो इनके अकॉर्डिंग ये मानना था कि जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, और जो विचार होते हैं, और जो विचार होते हैं वो साथ साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? वो साथ साथ चलते हैं। और किसको महत्वपूर्ण माना इन्होंने? इन्होंने माना कि भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण माना, कि सबसे पहले क्या आती है? सबसे पहले भाषा आती है। क्या आती है? भाषा आती है। जबकि प्याजे ने किसको माना? प्याजे ने माना चिंतन को महत्वपूर्ण यहाँ पर माना, ठीक है। तो एक दोनों के बीच में आपको डिफरेंस चला। तो जो यहाँ पर टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड थॉट के नाम से, तो लैंग्वेज एंड थॉट जो होती है ना, भाषा और जो विचार होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसका कई बार एग्जाम्पल भी दिया हुआ, यूट्यूब के ऊपर भी इसके कई बार एग्जाम्पल दिए। देखिए जो भी माइंड के अंदर थॉट आ रहा है, तो उस माइंड के थॉट को विचार करने के लिए एक भाषा चाहिए होती है, ठीक है। मान लीजिए मेरे माइंड के अंदर थॉट आ रहा है, मुझे आज आपको वाइगोत्स्की पढ़ाना है, इनके बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो मेरे माइंड के अंदर थॉट आया और मैं वो एक एक करके आपको बताता जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास भाषा नहीं होगी तो माइंड के अंदर जो थॉट आ रहा है तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, ठीक है। तो इसलिए आपको बात समझनी है कि जो आपके भाषा होते हैं और जो ये विचार होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। बिना भाषा के हम अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और बिना विचारों के भाषा काम की नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग समझिए। अब जरा और बातें कर लेते हैं आपके वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अंदर जो यहाँ पर करते हैं, इसके ऊपर नजर डालते हैं। देखिए इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट दिया। वाइगोत्स्की मानते थे कि अगर हम बच्चों को हेल्प दे दे तो उनकी क्षमता में यहाँ पर वृद्धि की जा सकती है। क्या की जा सकती है? तो वाइगोत्स्की का मानना था, या इसको कह सकते हो एक स्टेटमेंट के रूप में आप लोग मान सकते हो, कथन के रूप में मान सकते हो, कि अगर बच्चे की क्षमता में, अगर बच्चे की जो क्षमता यानी कि एबिलिटी होती है, अरे भाई क्या बन गया, बच्चे की जो क्षमता यानी कि जो एबिलिटी होती है, अगर उसको आपको बढ़ाना है, ठीक है, अगर उसको बढ़ाना है, और बच्चा बढ़ा लेगा, क्योंकि ये मानते थे कि हर एक बच्चे में एबिलिटी होती है। चाहे आप लोग जो वीडियो देख रहे हो आपके अंदर भी एबिलिटी है, आपके घर वाले भले आपको निकम्मा निकम्मी कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी आपके अंदर एबिलिटी है, ठीक है। हर किसी के अंदर होती है। ठीक उसी प्रकार से वाइगोत्स्की भी मानते हैं कि हर बच्चे के अंदर आपकी कुछ ना कुछ क्षमताएं होती है, बस उन क्षमताओं को आपको बढ़ाना है। और बढ़ाना कैसे है? बढ़ाना है आपको हेल्प करके। कैसे करके बढ़ाना है? आपको हेल्प करके उन क्षमताओं को यहाँ पर बढ़ाना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के यहाँ पर क्या होती है? हर एक बच्चे के यहाँ पर क्षमताएं कुछ ना कुछ उसके पास होती है। तो उसके लिए इन्होंने एक आपका कंसेप्ट दिया। वो कंसेप्ट जाना जाता है आपका जेडपीडी के नाम से, जिसको कहा जाता है आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या कहा जाता है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इंग्लिश में नाम याद करना भाई, वरना समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र, इसके अंदर आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये क्या होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र? जरा इसको यहाँ पर समझिए। इसको मैं हमेशा अपने एक बड़े ही पुराने मेथड से, जो बहुत सालों से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और जो सभी बच्चों की यहाँ पर आसानी से समझ में भी आ जाता है, उसके माध्यम से यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं आपके जेडपीडी की बात करूं, तो जेडपीडी के अंदर क्या होता है?
जेडपीडी के अंदर जो यहाँ पर बच्चों को हम जो सपोर्ट देकर उनके लक्ष्य तक उसको पहुंचाते हैं, तो आपका जेडपीडी माना जाता है। आपका कोई सर समझ में नहीं आया, अब आएगा। जैसे अगर मैं बात करूं आपके सीटेट के एग्जाम में आपको 150 में से 90 नंबर चाहिए होते हैं। कितने? 150 में से 90 नंबर चाहिए। लेकिन आप लोगों के नंबर मान लीजिए ये आपकी 80 की लाइन है, ये 90 की लाइन है और ये आपकी 150 की लाइन है। तो मान लीजिए आपके 80 आ गए, 81 आ गए, 82 आ गए, 83 आ गए, 84 आ गए। तो यहाँ तक आप लोग बस अटक जा रहे हो। इससे ज्यादा आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, पास नहीं हो पा रहा आपका सीटेट का एग्जाम। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाता है? तो फिर यहाँ पर आपको दी जाती है सपोर्ट। क्या की दी जाती है? यहाँ पर आपको दी जाती है सपोर्ट, यानी कि हेल्प दी जाती है। और ये जो यहाँ पर हेल्प दी जाती है, इस हेल्प को यहाँ पर बोला जाता है स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस हेल्प को? इस हेल्प को, सहायता को स्कैफोल्डिंग, पाड़, ढांचा, मचान, हिंदी में अलग अलग नाम इसके रहते हैं, लेकिन स्कैफोल्डिंग आप लोग इसको याद करना। तो यहाँ पर इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है कि जब बच्चा अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसके प्रदर्शन का स्तर बढ़ नहीं रहा, तो यहाँ पर वो वयस्क की, यानी जो अडल्ट होते हैं, उनकी मदद लेता है। और जो यहाँ पर जिनकी मदद लेता है, उन मदद के बाद जब वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है, तो यहाँ पर आपका वो जो स्तर होता है वो आपका निकटस्थ विकास का स्तर, यानी कि जेडपीडी होता है, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। यानी कि अगर आपने देखा कि आपका वास्तविक विकास यहाँ तक आ रहा था 85 86 तक, 86 में मान लेता हूं, तो ये जो था 86 वाला, ये था आपका वास्तविक विकास। तो ये क्या था? ये जो यहाँ पर आ रहा था, ये था आपका वास्तविक विकास, यानी कि आपका रियल डेवलपमेंट। क्या था ये आपका? ये था आपका वास्तविक, यानी कि आपका रियल डेवलपमेंट, ये यहाँ पर था। इतना आप लोगों का डेवलपमेंट हो चुका था, इससे ऊपर आप लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही आपको हेल्प मिली, यानी कि आपको स्कैफोल्डिंग मिली, और स्कैफोल्डिंग किसको मिली? वो थे आपके अडल्ट वयस्क, जिनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, जिनको बोला जाता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी जिसको बच्चे से ज्यादा नॉलेज है। चाहे वो इसके अंदर कोई भी हो सकता है, उसकी फैमिली हो सकती है, ठीक है, उसके मम्मी पापा बहन भाई कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर उम्र से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है आपके किससे? नॉलेज से मतलब है। बस नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। अब आप लोग यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हो, तो जरूरी थोड़ी आप लोग सभी मुझसे एज के अंदर छोटे होंगे, ठीक है, आप लोग मुझसे बहुत सारे लोग एज में बड़े भी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको स्कैफोल्डिंग दे रहा हूँ। आपका जो यहाँ पर स्तर है, जितना भी आपका स्कोर आ रहा है, उस लेवल को मैं यहाँ पर आपका बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपका दूसरा जो पर्सन है, जो अडल्ट है, वो यहाँ पर नॉलेज वाला होना चाहिए, जो आपकी क्षमता को यहाँ पर बढ़ा सके, ठीक है। आप में से है ना बहुत सारे भाई, कोई आप में से 50 साल का होगा, 45 का होगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। मतलब जो भी मुझसे यहाँ पर बड़ा होगा, तो मैं यहाँ पर उसको क्या दे रहा हूँ? यहाँ पर मैं उसको स्कैफोल्डिंग दे रहा हूँ, ताकि उनका सीटेट का एग्जाम पास हो जाए और वो अच्छे प्रकार से यहाँ पर अपने पेपर को दे पाए, ठीक है। ये हो गया वास्तविक विकास। और आप लोग चाह कितने रहे हो? एक जो 50 नंबर की टेबल है कि बस कम से कम 130 तक तो मेरे आ जाए, ठीक है। यानी संभावित कितना देख रहे हो आप लोग? संभावित कितना जा रहे हो? कि भाई संभावित विकास सोच रहे हो कि सर पास तो आप लोग करा दोगे, अच्छे से पास करा दोगे, 140 कराइए आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, जो ये आपकी स्कैफोल्डिंग दी जाती है ना, एक लिमिट तक दी जाती है भाई, 90 तक, 100 तक, 110, 20, 30 तक बहुत बच्चे लेकर आते हैं, हर बार लेकर आते हैं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि सर नहीं, मुझे 140 में से 140 ओ 150 में से 145 लाने हैं, 150 में से 150 लाने हैं, शायद मेरे 150 में से 100, शायद क्या आने के नहीं है 150 में से 150, ठीक है। लेकिन तो आपने समझा कि एक स्तर के बाद यहाँ पर जो हेल्प दी जा रही है, स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, वो यहाँ पर एक स्तर के बाद काम नहीं आती, ठीक है। फिर वहां पर आदमी को अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो ये जो आपका वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है, रियल डेवलपमेंट है, और जो आपका संभावित है, उसके बीच का ये जो डिफरेंस है ना, उसके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है, यही आपका जेडपीडी, यानी कि जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। और ये आप लोग समझ गए, स्कैफोल्डिंग जो इन्होंने टर्म दी थी, यानी जो मदद करी जाती है, सपोर्ट किया जाता है, उसको यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये आदमी इसको स्कैफोल्डिंग दे रहा है बच्ची को, ठीक है। मान लीजिए बच्ची अपनी मदद से रेंग रेंग कर चल रही है, ठीक है, रेंग रेंग कर चल रही है। मैंने आपको बताया था कि जो बच्चा होता है वो रेंगना जो शुरू करता है, क्रोलिंग करता है, जब बच्चा लगभग 7 महीने से लेकर 10 महीने तक का बच्चा यहाँ पर होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब बच्चा यहाँ पर रेंग रेंग कर चलता है, तो थोड़ा सा उसको यहाँ पर क्या दे दिया, उसके पिताजी ने उसको यहाँ पर दे दिया सपोर्ट, दे दिया हेल्प, दे दी, या क्या दे दिया उसको, दे दिया यहाँ पर स्कैफोल्डिंग दे दी। और स्कैफोल्डिंग देने के बाद ये इसको थोड़ा सा खड़ा करके इसको चलाने की कोशिश करता है। हमारे घर वाले भी ऐसे करते थे, ठीक है। जैसे हमारे हमारे कह रहा हूँ मैं, इतना बूढ़ा थोड़ी है, ठीक है। जब हम बचपन में थे, तो एक वो आती थी लकड़ी वाली, वो जो मतलब साइकिल सी थी, उसमें एक पहिया लगा हुआ रहता था, तो उसको लकड़ी वाली को यूं पकड़ते थे और फिर उससे चलते रहते थे, तो उससे गिरते नहीं थे,
तो उससे बैलेंस बन जाता था। क्योंकि जो बच्चा होता है ना, वो बैलेंस जो उसको बनता है तो बैलेंस बनने में उसको टाइम लग जाता है, ठीक है। 2 साल के आसपास तक में बच्चा सीढ़ियों पे बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की वो रहती थी, गाड़ी जैसी जो है, लकड़ी के जैसी रहती थी, नीचे पहिए लगे रहते थे, उसको यूं चलाते रहते थे, तो उससे बच्चा बैलेंस बना लेता है। तो वो जो यहाँ पर बैलेंस बना रही है, उसको यहाँ पर स्कैफोल्डिंग कहा जाएगा। जब हम लोग ने पहली बार साइकिल चलाना सीखी, तो साइकिल के साइड में 2 छोटे-छोटे टायर आपने देखे हैं? जो साइकिल के साइड में 2 छोटे-छोटे टायर होते हैं, बैलेंस बनाने के लिए होते हैं, ठीक है? तो वो जो छोटे-छोटे टायर है, वो हेल्प का यानी सपोर्ट का काम करे, यानी वो स्कैफोल्डिंग आपके कहे जाएंगे, ठीक? तो ये बात आप समझ गए स्कैफोल्डिंग के बारे में, ठीक? आई होप सचिन सर किट्टो को स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। नहीं भाई, ये किट्टो नहीं है, ठीक है। ये तो अपने आप ही कूदना फिरना इन्होंने शुरू कर दिया था बहुत जल्दी, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। आई होप आप लोगों ने ऐसा साइकिल को चलाया होगा, ठीक है, जब आप लोग छोटे से थे। मेरे पास एक साइकिल थी जब मैं स्कूल टाइम में था, तो शुरुआत में जो मुझे साइकिल दी थी उसके साइड में मतलब इसी प्रकार के टायर लगे हुए थे, तो उससे मैंने बैलेंस बनाना सीखा था। और फिर मुझे शुरुआत में बहुत शौक था साइकिल चलाने का, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम आपके बात कर रहे हैं वाइगोत्स्की की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर स्पीच के बारे में बताया, ठीक है, भाषा के बारे में बताया, कौन कौन सी स्पीच थी उनके बारे में यहाँ पर नजर डाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, 3 पहिया करके जो रहती थी, बिल्कुल ठीक, 3 पहिया, एक मतलब आगे की तरफ रहता था, 2 टायर पीछे की तरफ रहते थे, ठीक है। ठीक है सर, आपकी एज कितनी है? मेरी एज भाई अभी 19 साल है मेरी एज, ठीक है। आगे बात करते हैं। अच्छा, कितनी लगती है मेरी एज? कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी एज कितनी लगती है, कितनी होगी मेरी एज, बताओ। सच सच बताओ कितनी मेरी एज होगी, ठीक है। जो ज्यादा बताए उसे ब्लॉक मार दियो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इसके ऊपर। बताओ, सच सच बताओ कितनी एज होगी। अब जरा हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने कुछ आपकी स्पीच बताई, 3 प्रकार की स्पीच बताई जो काफी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। क्योंकि वाइगोत्स्की किसको महत्वपूर्ण मानते थे? वाइगोत्स्की भाषा को बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे, ठीक है। किसको महत्वपूर्ण मानते थे? भाषा यानी लैंग्वेज को बड़ा महत्वपूर्ण मानते थे। तो उन्होंने इस प्रकार की 3 स्पीच, 3 भाषाएं बताई, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है। इनके नाम इंग्लिश में याद करना, हिंदी में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इनके नाम आप लोग इसके अंदर कर लेना। आगे भाई, 40, 50, 35, 75, ठीक है। वाह भाई, 45, 28, 30 ने ब्लॉक मार दो सारों को जो जो ज्यादा ज्यादा उम्र बता रहे हैं, एक एक करके ब्लॉक मारी ने जो है, ठीक है। यार बड़े बेकार हो। अच्छा, 30, 35, 50, 118, अच्छा वाह, 100 साल, 34। वो मजे ले रहे हो। मैंने एक एक सवाल पूछा, उसके अंदर भी मजे ले गए सारे के सारे। अच्छा, देखो अब यहाँ पर बात करते हैं जो उन्होंने स्पीच बताई। ये आपके सामने स्पीच दिख रही होगी आपको 3 टाइप की, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और आपकी इनर स्पीच। अभी देखो एक एग्जांपल दूंगा ना, तुम्हारी खाल उतारी ना, जो जो ये ज्यादा उम्र बता रहे, अभी बताऊंगा तुम्हें। देखो पहले बात करते हैं सोशल स्पीच की, बात करते हैं जिसको आप लोग कहते हो सामाजिक भाषा। तो आप लोग कहोगे सर समाज की भाषा, बिल्कुल ठीक बात है, सामाजिक भाषा, जो बच्चा अपने समाज में जिस प्रकार की भाषा बोलता है। तो ये जो सोशल स्पीच शुरू हो जाती है, ये बच्चा लगभग आपका 2 साल तक इस सोशल स्पीच का यहाँ पर यूज करता है, और जन्म के बाद ही इस वाली स्पीच का यूज करना शुरू कर देता है। आपने देखा होगा जैसे छोटे बच्चे की अगर मैं बात करूं, तो छोटे बच्चे को भूख लगती है तो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर उसको चोट लगती है तो रोना शुरू कर देता है, अगर कोई अजनबी आ जाता है तो रोना शुरू कर देता है। यानी अपने विचार को जो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है बच्चा, वो हर प्रकार से रोने के माध्यम से कर रहा है। तो ये कौन सी स्पीच है? आपकी सोशल स्पीच है, जो आपकी जन्म के बाद ही आपकी शुरू हो जाती है। ये बात आप लोग समझ गए। हम लोगों ने सभी ने ऐसा किया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। 30, 32, 36, 35, ठीक है। शादी की एज आपकी 100, 90। अपनी सहेली और उम्र नहीं बतानी चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। इन्हें अगले आप फ्री में दे दो बैच इन्हें, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, ठीक है। ये बात समझिए आप। सोशल स्पीच के बारे में समझिए। उसके बाद आती है आपकी प्राइवेट स्पीच आती है। इसको आप लोग कह सकते हो, ये लगभग 3 साल से लेकर 7 साल तक की होती है। देखिए, कभी आपका टाइम पीरियड नहीं पूछा जाता, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पीरियड के बीच में मतभेद रहता है। तो कभी टाइम पीरियड के बीच में मत जाना, बस सिंपल याद रखना, जो सोशल स्पीच होती है, सामाजिक भाषा होती है, बच्चा जन्म के बाद इसको यहाँ पर मतलब बोलना स्टार्ट यहाँ पर कर देता है। जैसे पहली उसकी स्पीच जो होती है वो रोने के माध्यम से करता है। जैसे मैंने आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट बताया हुआ है, तो अभी आपके सामने आएगा भी क्लास के अंदर। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर जो बच्चे की लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है उसका रोना। तो रोने के माध्यम से बच्चे की जो पहली लैंग्वेज यहाँ पर शुरू होती है, यानी क्राई के नाम से जो उसकी लैंग्वेज यहाँ पर शुरू होती है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्राइवेट स्पीच की, तो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट स्पीच यानी खुद की स्पीच है, यानी खुद की उसकी
स्पीच है यहाँ पर, जो आपकी प्राइवेट स्पीच होती है। आप लोग कभी एक काम करना, आपके घर के अंदर जो बच्चा लगभग 7 साल तक का बच्चा होगा, 3 साल से लेकर 7 साल तक है, 2 से 7 भी आप लोग इसको मान सकते हो। आप लोगों को इससे पहले क्लास के अंदर मैंने जीन पियाजे के वाले के अंदर बताया था, ईगो सेंट्रिज्म के बारे में बताया था। जो बच्चा आत्म केंद्रित होता है, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मुझे पसंद है वही सब करे, बाकी और मेरे अपोजिट ना जाए कुछ भी काम, ठीक है। तो आपके वही ईगो सेंट्रिज्म की बात आती है, ईगो सेंट्रिक स्पीच कह लीजिए, प्राइवेट स्पीच कह लीजिए, ठीक है, निजी भाषण आप लोग इसको कह लीजिए, कुछ भी आप लोग इसको कह लीजिए। तो प्राइवेट स्पीच के अंदर बच्चा क्या होता है, कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अगर मान लीजिए खिलौने से खेल रहा है, तो खिलौने से खेलते खेलते बात करता रहता है और खेलता भी रहता है। ये गाड़ी ऐसे चली, ये ऐसे चली, ये ऐसे छुक 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 करके ऐसे चला दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो बच्चा ऐसे खेलता रहता है। हमारे तेजी खेल रहा था, जो भतीजा आया हुआ था, ठीक है, वो अपने खिलौने में ऐसा खेल रहा था। मम्मी कहने लगी कि देखना अपनी हुई चीज में मस्त है। तो तेजी अभी आपको पता है 6 साल का है वो, ठीक है, जो भतीजा है 6 साल का है। तो अपने खिलौने से खेल रहा था, ऐसे ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, हम उसको देख रहे थे। तो देखो बोल भी रहा था और उसके साथ में अपना काम भी कर रहा था, यानी खेल भी रहा था। तो क्या कर रहा था वहां पर, यहाँ पर जो तेजी था, ये जो भी बच्चे होते हैं, चाहे आप लोग हो चाहे आपके घर के अंदर बच्चे हो, तो बच्चा बोल भी रहा था और उसके साथ में अपना काम भी कर रहा था, यानी अपने काम को रेगुलेट भी यहाँ पर कर रहा था, अपने काम को रेगुलेट भी कर रहा था, खिलौने से खेल रहा था। उसके लिए गाड़ी लेकर आए थे हम लोग, ठीक है, तो गाड़ी चला रहा था, ये गाड़ी मेरी ऐसे चली, ये मैंने ऐसे उछाल दी, ये फिर ऐसे चली, अपने आप ही लगा हुआ था। हम लोग भी बचपन के अंदर ऐसे करते थे। तो इस प्रकार की जो स्पीच होती है, आपकी प्राइवेट स्पीच होती है। इसके अंदर एक प्रकार से देख सकते हो कि इसको दूसरा व्यक्ति भी सुन सकता है, ठीक है। जैसे वो गाड़ी चला रहा था, ये मेरी गाड़ी गई, तो हमें पता थी वो क्या खेल रहा है और किस प्रकार से बता रहा है कि गाड़ी अब मैंने उछाली है, ये मेरी गाड़ी पी इधर से मुड़ गई, मेरी गाड़ी में से आवाज अभी आ गई। तो यहाँ पर प्राइवेट स्पीच का यूज कर रहा था, ठीक है, और अपने काम को रेगुलेट भी कर रहा था। आपको ध्यान रखना चाहिए, जो बच्चे की प्राइवेट स्पीच होती है, इसको आपको बढ़ावा देना चाहिए, अप्रिशिएट आपको करना चाहिए, ठीक है। कभी ये नहीं कहना चाहिए, ओए क्या फालतू बकवास कर रहा है, क्या गाड़ी वाड़ी चला रहा है, यहाँ पर चलाना दो भाई। अगर बच्चा इस प्रकार से अपनी प्राइवेट स्पीच का यूज कर रहा है, अपने काम को रेगुलेट कर रहा है, तो इसको करने दीजिए, इसको बढ़ावा दीजिए आप लोग, इसको रोका मत करिए आप लोग, ठीक है। उसके अलावा जो अगली स्पीच की बात करें, जो इनर स्पीच होती है, ये आप लोग कह सकते हो, ये आपकी एक साइलेंट स्पीच इसको कहा जाता है। साइलेंट स्पीच इसको यहाँ पर कहा जाता है। देखो बच्चा यहाँ पर क्या काम करता है, यहाँ पर अपना काम तो करता है और काम को रेगुलेट तो कर रहा है, काम को यहाँ पर रेगुलेट तो कर रहा है, लेकिन चुपचाप होकर। कैसे कर रहा है, चुपचाप होकर कर रहा है। ये लड़की कपड़ों की तय लगा रही है, तो चुपचाप अपने माइंड के अंदर लगा रही है, ठीक है, कि इधर इसको रख दूंगी, इधर इसको रख दूंगी, इधर ऐसे रख दूंगी, इधर यहाँ पर ऐसे रख दूंगी। तो अपने काम को तो रेगुलेट कर रही है, लेकिन चुपचाप होकर कर रही है, ठीक है। अब देखो इनर स्पीच, अब सोचो मैं माइंड के अंदर कुछ अपना सोच रहा हूँ, ठीक है, और सोचने के बाद अपने काम को रेगुलेट भी यहाँ पर कर रहा हूँ। वो कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपने काम को रेगुलेट करने के लिए स्पीच का यूज करा, तो इनर स्पीच का यूज करा मैंने यहाँ पर, ठीक है, यानी बिना बोले हुए कहा। तो मैं यहाँ पर कह रहा था कि आपके अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, बहुत ज्यादा आप लोग समझदार हो, तो बहुत आराम से आप लोग इसको यहाँ पर समझ गए होंगे। तो मैं आपको यहाँ पर रेगुलेट भी कर रहा था अपने काम को, आपको ये समझा भी रहा था, और इनर स्पीच का आपको एग्जाम्पल भी दे रहा था कि आप लोग कितने बढ़िया हो, कितना बढ़िया दिमाग आप लोग ले रहे हो, कहाँ कहाँ से आप लोग आते हो इतने नन्हे मुन्ने बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनर स्पीच का यूज करा। तो ये ना सिर्फ बच्चा आपका 7 साल से प्लस तक का होता है, यानी जब हम लोग बड़े भी हो जाते हैं तब तक हम लोग इस वाली इनर स्पीच का यूज करते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर इनर स्पीच का यूज किया जाता है, ठीक है, समझ गए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम लोग मन के अंदर करते हैं कि जैसे मान लीजिए कल हमें कहीं जाना है, अब शादी का सीजन है, कल हमें मान लीजिए कहीं शादी में जाना है। भाई मैं तो मन मन के अंदर बोलेगा, भाई मैं कल शादी के अंदर जाऊंगा, ऐसे कपड़े पहनूंगा, बस सब मुझे देखते रह जाएंगे यार। शादी के अंदर जाऊंगा, वहां तो वो रिश्तेदार भी मिलेंगे यार, वहां तो वो भी मिलेंगे, ठीक है, तो बड़ा मजा आएगा, रसगुल्ले भी मिलेंगे, पता नहीं यार वो लोग रायता रखेंगे या नहीं रखेंगे, चलो कोई बात नहीं, देख लूंगा। तो अपने मन ही मन कल का इमेजिनेशन कर रहा है, यानी अपना काम भी कर रहा है कि कल क्या क्या होगा वहां जाकर, और यहाँ पर अपने माइंड के अंदर एक स्पीच का भी यूज कर रहा है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए। तो ये आपकी क्या होती है, इनर स्पीच यहाँ पर होती है, ठीक है। सर कुछ उल्टा कुछ कहा होगा मैं, नहीं उल्टा कुछ नहीं कहा, ठीक है। और बताओ, ज्यादा उम्र जिसने बताई है, तो उसके लिए यहाँ पर कहा हुआ है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं सर उल्टा उल्टा बोला है आपने, अच्छा सर झूठ बोला है, ठीक है।
पता नहीं भाई क्या आपकी समझ में आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग समझ गए सोशल स्पीच के बारे में, जो सामाजिक भाषा होती है, जो बच्चा जन्म से बोलना शुरू कर देता है। प्राइवेट स्पीच, जो बच्चा यहाँ पर अपने खुद से बातें करता रहता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपने काम को रेगुलेट करता रहता है, खुद से बातें करता रहता है। और इनर स्पीच, जो बच्चा मन ही मन अपने स्पीच को बोलता रहता है और काम को रेगुलेट करता रहता है। बच्चा क्या बड़ा भी मतलब इस प्रकार से यहाँ पर करता रहता है, ठीक है। हम बहुत करते हैं सर, बिल्कुल करते होंगे भैया आप लोग, ठीक है। मैंने भी अभी करी थी, एक बार और करके दिखाओ, या इतना बहुत है जो आपके लिए अभी करी थी? ठीक है, चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। 18 साल के हो सर, बहुत बढ़िया कहा, ठीक है। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। इतनी 40 50 100 तक उम्र तुम लोगों ने पूछा दी, ठीक है। अगली बारी में देखते हैं, आपके सामने आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपके सामने बात कर रहा था, कल्चरल टूल्स की बात कर रहा था। कल्चरल टूल्स आ जाते हैं, या फिर आपके सामने साइकोलॉजिकल टूल्स आ जाते हैं। ये कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है, जब उसको डिटेल में थोड़ा सा जाना होता है। देखो वाइगोस की मानते हैं कि बच्चे की सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो समाज से इंटरेक्ट कर रहा है, उसमें किसी प्रकार के टूल की भी यहाँ पर जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को हमने एक टूल के रूप में ले लिया कि बिना लैंग्वेज के माध्यम से हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए इन्होंने सोशल, प्राइवेट और इनर की बात करी, तो बिना इनके हम कैसे इंटरेक्ट करेंगे समाज से? नहीं कर सकते ना। जैसे मैं इनर स्पीच का एग्जांपल आपको दे रहा था और चुपचाप था, मैं क्या कह रहा था आपको कि आपके अंदर दिमाग ज्यादा है, तो मैंने आपको ऐसी तो कहा ना बिना बोले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं बोल नहीं रहा तो आपको समझ में नहीं आई, तो आपको लग रहा होगा सर पता नहीं हमारी क्या बुराई कर रहे हैं, जब तक मैं आपकी अच्छाई कर रहा था। तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी टूल्स की जरूरत पड़ती है, वे टूल जो हमारे समाज के अंदर होते हैं, जिन टूल के माध्यम से हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो टूल्स आपकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बड़ा महत्वपूर्ण आपका प्रभाव डालती है। तो जैसे अगर मैं बात करूं लैंग्वेज की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर किसी टूल को ले लेता हूं, तो आपके लैंग्वेज यानी कि भाषा को यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी आप लोग इसके अंदर मैप को ले सकते हैं, मैप के माध्यम से हम लोग आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। हम देखते हैं कौन सा व्यक्ति कहाँ पर है, किस जगह पर है यहाँ पर, ठीक है। जैसे फोन के माध्यम से भी एक कल्चरल टूल्स के अंदर हम इसका यूज यहाँ पर कर सकते हैं आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए वाइगोस्की का सिद्धांत था, जो आपका वाइगोस्की का सिद्धांत, ले तेरा लोक लग गया फोन का, ओपन करें इनको, ठीक है। जो यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है वाइगोस्की का सिद्धांत, ठीक है। अब वाइगोस्की के जो सिद्धांत था, इन्होंने बेसिकली क्या बात बताई कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। यही तो बात इन्होंने बताई, कहा बताई थी कि बच्चा जो होता है अपने समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है। अब मेरा आप लोग जरा एक जवाब देना, जितना आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो। अब मान लीजिए आप समाज से इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अपना समाज हो गया, संस्कृति होगी आप लोगों की, उससे इंटरेक्ट कर रहे हो और भाषा के माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हो। अगर मान लीजिए भाषा ही अच्छी नहीं होगी, या मान लीजिए आपकी मातृभाषा कुछ और है और जिस चीज को आप समझना चाह रहे हो वो कुछ और है। आप लोग मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आपस में इंटरेक्ट करके यहाँ पर आप लोग सीडीपी सीख रहे हो, लेकिन मान लीजिए मैं पूरा इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं, तो हिंदी मीडियम वाले गाली बक देंगे, हमें नहीं आया कुछ भी समझ, हमारे तो पैसे मर गए यहाँ पर। तो क्या आपने यहाँ पर अपना लर्निंग करी? नहीं कर पाए ना लर्निंग। तो भाषा का प्रभाव डाला ना, ठीक है। क्या डाला यहाँ पर? अगर मैं इनकी आलोचनाओं की बात करूं, तो आलोचना के अंदर जो इन्होंने कहा था कि बच्चा समाज और संस्कृति से इंटरेक्ट करके सीखता है, लेकिन अगर भाषा ही उपयुक्त नहीं होगी तो बच्चा कैसे सीखेगा? अब समाज संस्कृति के अंदर अब बात कर लेते हैं, जाति की बात कर लेते हैं। अब देखिए सभी लोग अलग अलग जातियों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। हालांकि मैं तो कभी इसमें इतना विश्वास नहीं रखता, सभी लोगों को बराबर ही देखता हूँ। कर्म के आधार पर जो भी व्यक्ति की जाति है वो होनी चाहिए, ठीक है, ना कि जन्म के आधार पर, ठीक। लेकिन फिर भी हमारे समाज के अंदर जातियों का बहुत हाव हल्ला है। आपने देखा होगा, गाड़ी ले लो, बाइक ले लो, हमारी जाति के खुद लोग पीछे लिखवा देते हैं, मतलब बड़ा बड़ा, बस हम या और नहीं है कोई भी, ठीक है। और है नहीं दुनिया में, हम सर्वश्रेष्ठ है, तो हर कोई अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। लेकिन बच्चा जब समाज से इंटरेक्ट कर रहा है और वहां पर जातियों के बीच में जो भेद देखने को मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोई यहाँ का, दिल्ली का अगर कोई यहाँ पर व्यक्ति होगा, बच्चा होगा, और साउथ की तरफ जो यहाँ पर जातियां होगी जो बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो आपस में इंटरेक्ट सही प्रकार से कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना आपस में। तो जो उनका कल्चर है वो अलग अलग हो गया ना, समाज अलग हो गया, कल्चर अलग अलग हो गया, भाषा अलग अलग होगी, जातियां अलग अलग होगी, धर्म अलग अलग हो गए, तो आपस में कितना बढ़िया तरीके से इंटरेक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल एज ए रिलीजन की बात करूं, तो मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। मान लीजिए मुझे कुरान पढ़नी है, और कुरान अगर आपको ओरिजिनल देखने हैं, तो आपको इसके अंदर अरबी के अंदर आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे पहले अरबी सीखनी पड़ेगी। अगर मैंने वो लैंग्वेज नहीं सीखी तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो भाषा होती है, समाज संस्कृति होती है, ये बच्चे की लर्निंग पर प्रभाव डालती है। मतलब ये इसकी आलोचनाओं के ऊपर बात कर रहा था, आपके ज्यादा इतना डिटेल में कभी नहीं जाएगा आलोचना के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं जो आपकी जाति के आधार पर
धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर इनकी यहाँ पर आलोचना हुई थी। यानी कि संपूर्णता की बात इस वाले सिद्धांत के अंदर यहाँ पर नहीं कही गई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको नजर डाल लेना आलोचना को, वरना तो ज्यादातर चीजें आपके यही से आती है। ठीक है, जो मैंने अभी तक आपको बताई। अब देखिए जो इन्होंने सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, जैसे प्याजे का इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो बातें उन्होंने अपने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर कही, उसी प्रकार से सोशियो कल्चरल थ्योरी के अंदर जो बातें आपके वाइगोत्स्की ने कही, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे एजुकेशन के अंदर देखने को मिलता है। जरा उसके ऊपर यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, बढ़ेगा भाई मॉक टेस्ट के अंदर। ठीक है, उर्दू उर्दू की मैं यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, ठीक है सर, आप चौधरी भूमिहार हो क्या? नहीं भाई, चौधरी भूमिहार नहीं हम लोग ठीक है सर, मैं साउथ से हूँ सर, गुड़िया पांडे। ठीक है, ठीक है सर, आपकी कास्ट क्या है? उससे क्या होगा भाई, मेरी कास्ट क्या है? ठीक है, आपके लिए टीचर है वही काफी है। तो क्या करना आपको कास्ट जान के? ठीक है, मान लीजिए अगर मैं किसी दूसरी कास्ट का रहूंगा, आपकी कास्ट से नहीं हूँ, तो क्या आप लोगों का मुझसे प्यार लगाव नहीं रहेगा? या मैंने कभी आपसे पूछा आप लोग किस कास्ट से हो? आप किसी भी कास्ट से हो, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी अमीर गरीब से कुछ भी हो, एज ए टीचर उसको कभी बच्चों के बीच में डिफरेंस ही नहीं करना चाहिए। और एक कास्ट वाली बात, जातियों वाली बात तो कभी आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए, और ना ही आपको अपने टीचर से पूछनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सिद्धांत का जो यूज होता है। देखिए आपने दो वर्ड यहाँ पर पढ़े होंगे, कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन। बेसिकली इनके सिद्धांत में क्या कही जाती है कि बच्चा समाज से इंटरेक्ट करके यहाँ पर सीख रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने लर्निंग के दो मेथड बताए, कोलेबोरेशन एंड कोऑपरेशन। तो मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी आपको डिस्कस किए हुए थे कि जहां पर बच्चा यहाँ पर आपस में सहयोग करके सीख रहा है, एक दूसरे से कोलैब करके सीख रहा है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि हमें मान लीजिए किसी के पास कंपनी है और दूसरी कंपनी से कोलैब कर लेता है। जैसे बहुत सी कंपनियों के मेरे पास ऑफर आते हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफर देते हैं कि सर हमारे साथ कोलैब कर लीजिए। ठीक है, मैं मना कर देता हूँ। ठीक है, कि भाई तुम मुझे कितना ही पैसे दे दो, कितने करोड़ों दे दो, क्योंकि मेरे से कोलैब करने के बाद, मेरा चेहरा सामने रखने के बाद फिर वो आप लोगों से कमाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने आज तक मैं किसी से जुड़ा ही नहीं। मैंने आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, जब से मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर एप्लीकेशन के ऊपर, आज तक मैंने किसी भी एक व्यक्ति का प्रमोशन नहीं करा और उससे 1 रुपया नहीं कमाया किसी भी व्यक्ति से प्रमोशन करके। ठीक है, वरना मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं प्रमोशन के जिससे मैं कमा सकता था। तो ऐसे मेरे पास जो कोलैब आते हैं कि भाई आपस में हम कोलैब कर लेते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर हम यहाँ पर काम को करेंगे। तो मैं कोलैब नहीं करता, लेकिन छोटे बच्चों को यहाँ पर कोलैब करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर छोटे बच्चे जो होते हैं या आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप आपस में आप लोग कोलैब करिए। ठीक है, आपस में एक दूसरे से, जैसे पीयर ग्रुप के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो उसके सहपाठी होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं, तो पीयर ग्रुप के माध्यम से बच्चा सीखता है। स्कूल के अंदर जो हमारे सहपाठी थे, दोस्त यार, बीडू लोग थे, तो हम आपस में कोलैब नहीं करते थे कि भाई तूने काम कर लिया, अरे ये वाला सवाल कैसे करा भाई, मैंने तो ऐसे करा, अच्छा ऐसे करा है, तो यार थोड़ी सी मेरी भी मदद करवा, मुझे भी समझ में नहीं आई। ठीक, तो कोलेबोरेशन के माध्यम से बच्चा यहाँ पर सीखता है, लर्निंग करता है। कोऑपरेशन के माध्यम से भी बच्चा सीखता है, आपस में कोऑपरेट करके सीखता है। छोटे छोटे ग्रुप बांट लिए जाते हैं, मैक्सिमम ग्रुप की संख्या आपकी 5 ग्रुप से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चा जो है आपस में कोऑपरेशन के माध्यम से यहाँ पर बच्चा सीखता है। ठीक है, आपस में कोऑपरेट करके सीखता है। उसके अलावा बात हो रही है आपके रेसिप्रोकल टीचिंग की, यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, अब इन्होंने यार जब ये बात कह दी कि बच्चा आपस में इंटरेक्ट करके सीख रहा है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग तो अपने आप ही यहाँ पर शुरू हो जाएगी। ठीक है सर जी, आप अपनी तारीफ खुद ही करते हो, तो भाई मैं तो करूंगा ही। ठीक है, मेरी मर्जी, जिस दिन आप टीचर बन जाओगे आप लोग खुद कर देना। ठीक है ठीक है सर जी, आप बहुत अच्छे हो। विमल कुमार 52, अबे तेरी विमल अभी भी 52 पे लगा पड़ा है। ठीक है, तो रेसिप्रोकल टीचिंग करते हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे से जो ट्रांसफर करते रहते हैं, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप आंसर दे रहे हो, तो मैंने आपका असेसमेंट ले लिया कि भाई इसका ये नहीं ये होगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा मेरी एज क्या है, तो आप लोगों ने उल्टी सीधी एज मेरी बता दी, सही नहीं बताई किसी ने भी। किसी ने ये नहीं बताया कि सर आप 20 साल के हो। तो आपस में हमने क्या काम करा, पारस्परिक तरीके से कम्युनिकेट करा। तो यही तो होता है इनके सिद्धांत के अंदर। डिस्कवरी यानी खुदपूर्ण तरीके से यहाँ पर बच्चा सीखता है, डिस्कवरी तरीके से माध्यम से सीखता है, जो कि आज की डेट में आपको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर आपका सहयोग कर रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर भी इन सभी पॉइंट के ऊपर बात की गई है, ये सभी मेथड्स के ऊपर बात की गई है कि जहाँ पर बच्चा अपने आप ज्ञान की रचना करे, अपने आप बच्चा यहाँ पर खोजपूर्ण तरीके से यहाँ पर सीख सके। ठीक है, अब मैंने आपको एक टास्क दे दिया, बताओ जाओ मेरी एज के बारे में पता करके लाना। ठीक है, तो मैंने आपको एक टास्क दे दिया, अब मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है आपको। होमवर्क तो तब होता मैं आपको लेव वाइगोत्स्की पढ़ाने के बाद कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस दे देता, या कह देता चलो इसको कल सुनूंगा मैं तुमसे, इसको कल मुझे सुनाना। तो किसका मजा आता था सुनाने में? किसी को मजा नहीं आता था, हमको भी नहीं आता था। बट मैंने आपको एक टास्क दे दिया कि जाओ हमारे जैसे चल रहा है, मेरी एज के बारे में कल पता करके लाना। तो यहाँ पर आप लोग क्या काम करोगे, डिस्कवरी करोगे, खोजपूर्ण करोगे। चलो डिटेल निकालते हैं, गूगल से निकालते हैं और पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, इनकी एज कितनी है। तो वहां पर बच्चा इंटरेस्ट लेता है
और इंटरेस्ट लेने के बाद बच्चे यहाँ पर उसके सामने बहुत सारी चीजें ओपन होती है, बहुत सारी क्रिएटिविटी करता है कि यहाँ से निकाले, यहाँ से निकाले, वहां से निकाले, ठीक है, कहीं से भी निकाल लेना, पता नहीं चलेगी, इतना मैं बता रहा हूँ, जितनी क्रिएटिविटी कर लेना। बट बच्चा इसके माध्यम से काफी अच्छे तरीके से सीखता है, ठीक है। आपस में डायलॉग करके सीखता है, डिस्कशन करके सीखता है, चर्चा करके सीखता है यहाँ पर बच्चा। तो ये भी आपका सहयोगात्मक तरीके से बच्चे एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं। समस्या समाधान यहाँ पर बच्चा करता है, ठीक है, समस्या समाधान करता है, आपस में मिलजुल कर यहाँ पर समस्या का समाधान करता है। तो इस प्रकार के मतलब ये कुछ मेथड्स थे जो आपके शिक्षा प्रणालियों में यहाँ पर यूज होते थे, जो आपके लेव वाइगोस्की ने बताए थे, ठीक है। ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन के ऊपर नहीं आप लोग सीधा आंसर देने लग जाते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, ठीक है। हाँ सर, मेरा छोटा बेटा रो रहा है, बोल रहा है सर से बात करवाओ मम्मी।